हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एम फेज़ के सेकंड फेज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है मेटाफेज़। जैसे कि हमने एम फेज़ में देख लिया था कि सबसे पहला स्टेज इसके अंडर आ रहा था प्रोफेज़। प्रोफेज़ के बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, उसका मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे। जो प्रोफेज़ होता है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया था। डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे एस फेज़ में जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ था या फिर जो डीएनए मॉलिक्यूल का न्यू डीएनए का सिंथेसिस हुआ था, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्रोमोसोम के फॉर्म में आना शुरू हो गए थे। मतलब यहाँ पे जो है हमारा जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल था वो भी क्रोमोसोम के फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। उसी तरह से ये जो प्रोफेज़ है उसका हम लोग रिकॉग्निशन कर रहे थे। नेक्स्ट और क्या हो रहा था प्रोफेज़ के अंदर, अगर हम देखें तो जो सेंट्रोजोम होता था, सेंट्रोजोम दोनों पोल में ये मूव कर जाते थे और मूवमेंट हो जाने के बाद इनमें से एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होना भी शुरू हो गया था। ओके, एस्ट्रल रेज माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही फॉर्म होता है जिसका कि फॉर्मेशन हमारे क्रोमोसोम को दोनों पोल की तरफ खींचने में मदद करेगा। ओके, इसके बाद मेटाफेज़ का शुरुआत होता है। तो चलिए देखते हैं मेटाफेज़ में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मेटाफेज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है। जैसे कि हमने प्रोफेज़ में देखा था, यहाँ पे शुरू हो जाता था डिसइंटीग्रेशन, लेकिन मेटाफेज़ पहुँचते ही यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियर होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है और ये जो क्रोमोसोम्स है इसको बनने में, या फिर ये बहुत लार्ज बॉडीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रोमाटिन मटेरियल, क्योंकि क्रोमाटिन को हम लोग कॉम्पैक्ट करके रखे होते थे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अभी ये जो क्रोमोसोम्स है ये काफ़ी लार्ज बॉडी है और इनको रखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी चाहिए। इसीलिए न्यूक्लियस के साथ साथ और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेल प्रोफेज़ के अंडर ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर फेज़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्चुअल में एक सेल देखने को मिलेगा जिसका कि न्यूक्लियस ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये कम्प्लीटली बन चुके होते हैं। प्रोफेज़ में जैसे आपने देखा था, अगर ये क्रोमाटिन मटेरियल था तो इनका कंडेंसेशन होना शुरू हो गया था, मतलब ये कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गए थे, सेंट्रोमियर से ये इस तरह से अटैच हो रहे थे। लेकिन मेटाफेज़ के आते आते ये जो सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे थे क्रोमाटिड्स, या ये जो क्रोमाटिन फाइबर का कॉम्पैक्शन हो रहा था, ये कंप्लीट हो जाता है और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं कंप्लीटली जैसा आप लोग पढ़ते हो उसी तरह के शेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेड होके रहते हैं, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, क्रोमाटिन मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर हम लोग रखते थे, लेकिन अभी क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप ही प्रेजेंट नहीं है तो ये जो क्रोमोसोम्स बन चुका है ये क्या हो जाएगा, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म इस तरह से ये स्प्रेड हो जाए। इस तरह से आपको साइटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्सों में ये देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो सेंट्रोजोम था ये भी यहाँ पे अटैच थे, मतलब दोनों पोल में सेंट्रोजोम चले गए थे, राइट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खासियत है इस मेटाफेज़ का कि इस पर्टिकुलर स्टेज में आप क्रोमोसोम को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है। ओके, तो ये अलग अलग शेप में नज़र आते हैं, जैसा इनका शेप है उसी तरह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं नज़र आएंगे। टोटल मामलियन सेल के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं इसके पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये टोटल 46 क्रोमोसोम जो कि अलग अलग शेप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रोमोसोम नंबर 1 के बारे में बात करें जो कि सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, ये आपको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम नज़र आएगा और ये जो शेप है ये आपको स्पेसिफिकली मेटाफेज़ में ही आप स्टडी कर पाएंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफेज़ क्रोमोसोम के बारे में। ओके, सो मेटाफेज़ क्रोमोसोम किस तरह का आपको नज़र आता है उसके बारे में देखते हैं। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्रोमोसोम हो उसका अगर हम शेप के बारे में बात करें, प्रोफेज़ के टाइम पे एक सेंट्रोमियर से अटैच होकर यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंटरफेज़ था, इंटरफेज़ के एस फेज़ में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ होता है और ये जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है वो एक और क्रोमाटिड यहाँ पे जोड़ देता है।
इसी तरह से ये जो दोनों क्रोमाटिड आपको नज़र आएंगे, इन दोनों क्रोमाटिड को हम बोल देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। ओके, तो ये मेटाफेज क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के थ्रू। ये बीच में आपको सेंट्रोमियर नज़र आएगा। उसी तरह से सेंट्रोमियर के साइड में एक छोटा सा इस तरह का शेप रहता है जो कि अटैचमेंट साइट रहता है। ओके, सेंट्रोमियर को ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कवर करके रखता है सेंट्रोमियर को, और इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर है, इनका काम क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि काइनेटोकोर यहाँ पे प्रेजेंट क्यों है, सेंट्रोमियर से तो दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अटैच्ड हैं, समझ में आता है, लेकिन काइनेटोकोर का फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? सो ये जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है, यही अटैचमेंट साइट होते हैं स्पिंडल फाइबर के। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जो सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट थे दोनों पोल में यहाँ पे सेंट्रोजोम जा चुके थे। ये सेंट्रोजोम आगे चल के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या था? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम को दोनों पोल की तरफ खींचने का काम करते हैं। तो अगर कोई किसी चीज़ को मुझे खींचना है तो सबसे पहले मुझे उस चीज़ के साथ अटैच करना होगा कोई चीज़। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर से लूँ तो मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रिक है। ओके, इस ब्रिक को मुझे क्या करना है? इस पर्टिकुलर प्लेस से फर्स्ट पोजीशन से मुझे सेकंड पोजीशन में लेकर आना है। मुझे एक रस्सी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? इस रस्सी की मदद से इस ब्रिक को सबसे पहले बांध दूँगी, और बांधने के बाद मैं यहाँ पे इस ब्रिक को खींचने लग जाऊंगे, और खींचूंगी तब जाके ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। उसी तरह से सेल के अंदर जो सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों पोल में प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहे हैं? ये माइक्रोफाइबर्स या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से बना रहे हैं। तो ये इनका काम क्या है? ये आगे चल के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटाफेज के क्रोमोजोम्स हैं वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये साइटोप्लाज्म में जहाँ जहाँ काइनेटोकोर दिखेगा वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक क्रोमोजोम है, तो इस क्रोमोजोम में हम जानते हैं 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स प्रेजेंट है, और दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। तो इस सेंट्रोमियर के पास जो 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट है, उसी काइनेटोकोर के साथ एक तरफ का मतलब एक सेंट्रोजोम का जो स्पिंडल फाइबर है एक काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा, और दूसरी तरफ दूसरे पोल का जो स्पिंडल फाइबर है वो दूसरे काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएगा, और इन दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स को ये खींचने लग जाएंगे। सो यही होता है आपके स्पिंडल फाइबर का काम, और यही होता है काइनेटोकोर का, जो कि एक अटैचमेंट साइट इनको प्रोवाइड कर देता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटाफेज क्रोमोसोम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो आप अभी बता सकते हैं कि इनके पास एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और उसी सेंट्रोमियर के साथ ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं अटैच्ड है। और ये सिस्टर क्रोमाटिड क्या है एक्चुअल में? ये सिस्टर क्रोमाटिड आपका जो डीएनए मटेरियल था या फिर जो क्रोमाटिन मटेरियल था, यही कंडेंस्ड हो चुके हैं। कंडेंस्ड होने का मतलब है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। मतलब अगर ये क्रोमाटिन मटेरियल थे तो यही आगे चल के इस तरह से और ज़्यादा कॉम्पैक्शन शो हो रहा है, और यही कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको सिस्टर क्रोमाटिड की तरह दिखने को मिल रहा है, और इसी को हम सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको काइनेटोकोर भी नज़र आएगा, जो कि एक अटैचमेंट साइट है स्पिंडल फाइबर के लिए। नेक्स्ट और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें मेटाफेज में देखने को मिलता है। जैसे ही आपके जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, इनके साथ जैसे ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, ये खींचने लग जाता है स्पिंडल फाइबर इनको, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं ये सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, ये सेंट्रोजोम से इस तरह से एस्ट्रल रेज निकल रहे हैं, और यही एस्ट्रल रेज क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे हैं, मतलब काइनेटोकोर से एक्चुअल में अटैच हो रहे हैं, और अटैच होने के बाद इनको खींचने लग जाते हैं। सो पहले अलग अलग पोजीशन में हुआ करते थे क्रोमोसोम्स, लेकिन अभी इनके खींचने की वजह से ये लोग क्या हो जाएंगे? एक पर्टिकुलर प्लेन में आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाएंगे, और एक सेंटर पे आ जाएंगे। सेंटर या फिर इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, मतलब एक ही इक्वेटर या फिर एक प्लेन में ये आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स। और इसी पर्टिकुलर प्लेन जो कि आपको मेटाफेज के अंदर देखने को मिलता है,
इसको आप नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट, क्योंकि ये प्लेट आपको मेटाफेज में देखने को मिल रहा है तो इसको हम नाम दे देते हैं मेटाफेज प्लेट। और ये जो सेंटर है जहाँ पे कि ये अलाइन हो गए हैं सारे के सारे क्रोमोसोम, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेटर। मतलब जो मेटाफेज प्लेट होता है वो इक्वेटर में अरेंज्ड हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक पर्टिकुलर सेल में सबसे पहले हमने पोल का डिसाइड किया। पोल मतलब कौन सा पोल होगा, 2 पोल का बनना ज़रूरी है क्योंकि दोनों पोल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है। सबसे पहला डिसीजन कौन सा पोल बनेगा, मतलब कौन से साइड में पोल बनेगा, और उसी पोल से जो परपेंडिकुलर है वही हो जाएगा आपका इक्वेटर या फिर मेटाफेज प्लेट। और इसी मेटाफेज प्लेट में सारे क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हो जाएंगे और इन्हीं क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है उसी के साथ हमारा स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच हो जाएगा और दोनों को खींचने लग जाएगा। सो ये था मेटाफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेटाफेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनका जो मेटाफेज क्रोमोसोम है ये किस तरह का आपको नज़र आता है। ये जो डायग्राम लिया गया है ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रोसोम पहले 2 पोल में पहले चले गए थे, वहाँ से एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके बारे में कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। एस्ट्रल रेज ये एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स थे वो साइटोप्लाज्म के अलग अलग लोकेशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही मेटाफेज कम्प्लीटली आ जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड था मेटाफेज का, जैसे ही मेटाफेज आ जाता है आप देख सकते हैं कि काइनेटोकोर के साथ ये जो स्पिंडल फाइबर थे ये अटैच्ड है एंड ये जो सारे क्रोमोसोम्स एक पर्टिकुलर प्लेन में आपको नज़र आ रहे हैं। ये प्लेन जो होता है ये मेटाफेज प्लेट कहलाता है और ये इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेटाफेज एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।